आज की कहानी का नाम है आपा। ये मुमताज़ मुफ्ती का अफसाना है। कहानी की कहानी। अफसाना एक ऐसी लड़की की दास्तान बयान करता है जो जले हुए उपले की मानद है। बाहर से राख का ढेर मगर अंदर चिंगारियां हैं। घर के कामों में बंदी इसकी ज़िंदगी खामोशी से गुजर रही थी कि इसके फूफो का बेटा तसद्दक इनके यहाँ रहने चला आया। वो इसे पसंद करने लगी और इसकी फरमाइशों के मुताबिक ख़ुद को ढालती चली गई। मगर जब जीवन साथी के इंतखाब की बारी आई तो तसद्दक ने इसे छोड़ के सजोबाजी से शादी कर ली। जब कभी बैठे बिठाए मुझे अपा याद आती हैं तो मेरी आंखों के आगे छोटा सा एक बिलोरी दिया आ जाता है जो कि मध्यम लो से चल रहा हो। मुझे याद है कि एक रात हम सब चुपचाप बोर्ची खाने में बैठे थे। मैं अपा और अम्मी जान के छोटा जो बद्दू है वो भागता हुआ आया। इन दिनों बद्दू 6-7 साल का होगा। कहने लगा, अम्मी जान मैं भी ब्याह करूँगा। वाह, अभी से अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर कहने लगी, अच्छा बद्दू तुम्हारा ब्याह आपा से कर दें। बद्दू ने सर हिलाते हुए कहा। अम्मा कहने लगी, क्यों, आपा को क्या है, हम तो छाजो बजी से ब्याह करेंगे। बद्दू ने आंखें चमकाते हुए कहा। अम्मा ने आपा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहने लगे, क्यों, देखो तो आपा कैसी अच्छी है। हूँ, बताओ तो भला, अम्मा ने पूछा। बद्दू ने आंखें उठाकर चारों तरफ देखा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर उसकी निगाह चूल्हे पर आकर रुकी। चूल्हे में उपले का एक जला हुआ टुकड़ा पड़ा था। बद्दू ने इसकी तरफ इशारा किया और बोला, ऐसी। इस बात पर हम सब देर तक हंसते रहे। इतने में तसद्दक भाई आ गए। अम्मा कहने लगी, तसद्दक बद्दू से पूछना तो आपा कैसी है। आपा ने तसद्दक भाई को आते हुए देखा तो मुंह मोड़कर यूं बैठ गई जैसे हंडिया पकाने में मसरूफ हो। हाँ तो कैसी है आपा, बद्दू, वो बोले। बताओ, बद्दू चिल्लाया। उसने उपले का टुकड़ा उठाते हुए हाथ बढ़ाया। गालबन वो इसे हाथ में लेकर हमें दिखाना चाहता था, मगर आपा ने झट से इसका हाथ पकड़ लिया और उंगली हिलाते हुए बोले, बद्दू रोने लगा। तो अम्मा कहने लगी, पगले इसे हाथ में नहीं उठाते, इसमें चिंगारी है। वो तो जला हुआ है अम्मा, बद्दू ने बसोरते हुए कहा। अम्मा बोली, मेरे लाल, तुम्हें मालूम है कि इसके अंदर तो आग है, ऊपर से दिखाई नहीं देती। बद्दू ने बुलेपन से पूछा, क्यों आपा, इसमें आग है। इस वक्त आपा के मुंह पे हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। मैं क्या जानूं, वो भराई हुई आवाज़ में बोली और उठकर चलती हुई आग पे फूंके मारने लगी। अब मैं समझती हूँ कि आपा दिल की गहराइयों में जीती थी और गहराइयाँ इतनी गहरी थीं कि बात उभरती भी तो ना निकल सकती थी। इस रोज़ बद्दू ने कैसे पते की बात कही थी, मगर मैं कहा करती थी, आपा तुम बस बैठी रहती हो। और वो मुस्कुरा कर कहती, पगली अपने काम में लग जाती। वैसे वो सारा दिन काम में लगी रहती थी। हर वक्त कोई ना कोई काम कह देता था। एक ही वक्त में इसे कई काम करने पड़ जाते। इधर बद्दू चीखता, आपा मेरा दलिया। उधर आपा घूरते हुए अभी तक। उधर से सज्जाद बोला कि अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं बनी। बीच में अम्मा बोल पड़ती, बेटा धोबी कब से बाहर खड़ा है। और आपा चुपचाप सारे कामों से निपट लेती। ये तो मैं भी खूब जानती थी, मगर इसके बावजूद जाने क्यों इसे काम करते हुए देखकर ये महसूस नहीं होता था कि वो काम कर रही है या वो इतना काम करती है। मुझे तो बस यही मालूम था कि वो बैठी ही रहती है और इसे इधर उधर गर्दन मोड़ने में भी इतनी देर लगती है। चलती है तो चलती हुई मालूम नहीं होती। इसके अलावा मैंने आपा को कभी कह के मारकर हंसते हुए नहीं सुना। ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुरा दिया करती थी और बस। अलबत्ता वो मुस्कुराया अक्सर करती थी। जब वो मुस्कुराती तो इसके होंठ खिल जाते और आंखें भीग जाती। हाँ तो मैं समझती थी कि आपा चुपकी बैठी रहती हैं, ज़रा नहीं हिलती और बिना चले लुढ़क कर यहाँ से वहाँ पहुँच जाती हैं जैसे किसी ने इसे धकेल दिया हो। इसके बरक्स साहिरा कितने मज़े में चलती थी, जैसे कि किसी ताल पर नाच रही हो। और अपनी खालाजाद बहन साजो बाजी को चलते देखकर तो वो कभी न उकताती। जी चाहता था कि बाजी हमेशा मेरे पास रहे और चलती चलती इसी तरह गर्दन मोड़कर धीमी आवाज़ में कहे, मैं जी, क्यों जी। और इसकी काली काली आंखों के गोशे मुस्कुराने लगे। बाजी की बात मुझे कितनी प्यारी थी। साहिरा और सरैया हमारे पड़ोस में रहती थी। दिन भर इनका मकान इनके कहकों से गूंजता रहता जैसे किसी मंदिर में घंटियाँ बज रही हों। बस मेरा जी चाहता था कि इनके घर जा रहूं। हमारे घर रखा ही क्या था, हर वक्त बैठी रहने वाली आपा, एक ये करो वो करो वाली अम्मा और दिन भर हुक्के में गुड़ गुड़ करने वाले अब्बा। इस रोज़ जब मैंने अब्बा को अम्मी से कहते हुए सुना, सच बात तो ये है कि मुझे बेहद गुस्सा आया। सज्जाद की माँ
मालूम होता है कि साहरा के घर में बहुत से बर्तन हैं। क्यों? अम्मा पूछने लगी। कहने लगे, बस तमाम दिन बर्तन ही बजते रहते हैं, या कह के जैसे मेला लगा हो। अम्मा तिनक कर बोली, मुझे क्या मालूम, आपको तो बस लोगों के घर की तरफ कान लगाए बैठे रहते हैं। अब्बा कहने लगे, उफ़ो, मेरा मतलब है कि जहाँ लड़की जवान हुई वहाँ बर्तन तो बजने लगते हैं। बाजार के इस मोड़ तक खबर होती कि फ़लाँ घर में लड़की जवान हो चुकी है, मगर देखो ना, हमारी सज्जादा में वो बात नहीं है। मैंने अब्बा की बात सुनी और मेरा दिल खोलने लगा। बड़ी आई है सज्जादा। जी हाँ, अपनी बेटी जो हुई, इस वक्त मेरा जी चाहता था कि जाकर बुर्ज खाने में बैठी हुई आपा का ज़रा सी बात में मैंने दिन भर खाना नहीं खाया और दिल ही दिल में खोलती रही। अब्बा जानते हैं क्या है, बस हुक्का लिया, गुड़गुड़ाया और ज़्यादा से ज़्यादा किताब खोलकर बैठ गए और गिटमिट करने लगे जैसे कोई बटियारी मक्की के दाने भून रही हो। सारे घर में ले दे के सिर्फ तसद्दुक भाई थे जो दिलचस्प बातें करते थे, और जब अब्बा घर पे ना होते तो वो भारी आवाज़ में गाया भी करते थे। जाने वो कौन सा शेर था। चुप चुप से वो बैठे हैं, आंखों में नमी सी है, नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना है। आपा इन्हें गाते सुनकर किसी न किसी बात पर मुस्कुरा देती, और कोई बात ना होती तो वो बद्दू को हल्का सा थप्पड़ मार कर कहती, बद्दू रोना, तो वो फिर आप ही बैठी मुस्कुराती रहती। सदक भाई मेरे फूफो के बेटे थे, इन्हें हमारे घर आए हुए यही 2 माह हुए थे। कॉलेज में पढ़ते थे। पहले तो वो बोर्डिंग में रहा करते थे। फिर एक दिन जब फूफी आई थी तो बातों बातों में इनका जिक्र छिड़ गया। फूफी कहने लगी कि बोर्डिंग में खाने का इंतज़ाम ठीक नहीं है, लड़का आए दिन बीमार रहता है। अब्बा इस बात पर खूब लड़े और कहने लगे, अपना घर मौजूद है तो बोर्डिंग में पड़े रहने का मतलब। फिर इन दोनों में बहुत सी बातें हुई। अम्मा की तो आदत है कि गली पिछली तमाम बातें लेकर बैठ जाती हैं। गर्ज का नतीजा ये हुआ कि 1 हफ्ते के बाद तसद्दुक भाई बोर्डिंग छोड़कर हमारे यहाँ आ ठहरे। तसद्दुक भाई मुझसे और बद्दू से बड़ी गप्पे हंका करते थे। इनकी बातें बेहद दिलचस्प होती। बद्दू से तो वो दिन भर ना उकताते, अलबत्ता आपा से वो ज़्यादा बातें न करते भी कैसे। जब कभी वो आपा के सामने जाते तो आपा के दुपट्टे का पल्लू आप ही आप से रखकर नीम घूंघट सा बन जाता और आपा की भीगी भीगी आंखें झुक जाती। वो किसी न किसी काम में शिद्दत से मसरूफ़ दिखाई देती। अब मुझे ख्याल आता है कि आपा इनकी बातें गौर से सुना करती थी, मगर कहती कुछ ना थी। भाई साहब भी बद्दू से आपा के मुतल्लिक पूछते रहते, लेकिन इस वक्त जब वो दोनों अकेले होते पूछते, तुम्हारी आपा क्या कर रही है? आपा, बद्दू लापरवाही से दोहराता, बैठी हैं। भाई साहब घबरा कर कहते, नहीं नहीं, अच्छा बद्दू आज तुम्हें ये देखो, इस वक्त तुम्हें दिखाएं। और जब बद्दू का ध्यान इधर उधर हो जाता वो मध्यम आवाज़ में कहते, अरे यार तुम तो मुफ्त का ढंढोरा हो। बद्दू चीख उठता, क्या हूँ मैं? इस बार वो मेज़ बजाने लगते। डगमग डगमग ढंढोरा, यानी ये ढंढोरा है, देखा जिसे ढोली कहते हैं। डगमग डगमग, समझे? वो अक्सर आपा चलते चलते इनके दरवाजे पर ठहर जाती और इनकी बातें सुनती रहती, और फिर चूल्हे के पास बैठकर आप ही आप मुस्कुराती। इस वक्त इसके सर के से दुपट्टा सिरक जाता, बालों की लट फिसल कर गाल पर आ गिरती, और वो बिगी बिगी आंखें चूल्हे में नाचते हुए शोलों की तरह झूमती। आपा के होंठ यूं हिलते गोया गा रही हों, मगर अल्फाज सुनाई ना देते। ऐसे में अगर आपा अम्मा या आपा जो है अब्बा बुर्ज खाने में आ जाते तो वो ठटक कर बोली, यूँ अपना दुपट्टा और बाल आंखें संभालती कि कैसे किसी बेतकल्लफ महफिल में कोई बेगाना आ घुसा हो। एक दिन मैं आपा और अम्मा बाहर शहर में बैठी थी। इस वक्त भाई साहब अंदर अपने कमरे में बद्दू से कह रहे थे कि मेरे यार, हम तो इससे ब्याह करेंगे जो हमसे अंग्रेज़ी में बातें कर सके, किताबें पढ़ सके, शतरंज, कैरम और चिड़िया खेल सके। चिड़िया जानते हैं, वो गोल गोल परों वाला गेंद बल्ले से यूं डज डज, और सबसे ज़रूरी बात यह कि हमें मज़ेदार खाने पका कर खिला सके। हम तो छाजूबाजी से ब्याह करेंगे, बद्दू बोला। अल्लाह, भाई साहब कहने लगे। बद्दू चीखने लगा, मैं जानता तुम आपा से ब्याह करोगे। हाँ। इस वक्त अम्मा ने मुस्कुरा कर आपा की तरफ देखा, मगर आपा अपने पाँव के अंगूठे का नाखन तोड़ने में इस कदर मसरूफ़ थी कि जैसे कुछ खबर ही ना हो। और अंदर भाई साहब कह रहे थे, वाह, तुम्हारी आपा फिरनी पकाती है तो इसमें पूरी शक्कर भी नहीं डालती, बिल्कुल फीकी, अख थो। बद्दू ने कहा, आपा जो कहते हैं फिरनी में कम मीठा होना चाहिए, तो वो अपने अब्बा के लिए पकाती है ना, हमारे लिए तो नहीं। मैं कहूँ आपा से, बद्दू चीखा। भाई चिल्लाए, ओ पगला ढिंढोरा, लो ढिंढोरा पीट कर दिखाए, ये देखो इस तरह डगमग डगमग। मैं जानता हूँ कि तुम मेज़ बजा रहे हो। हाँ हाँ, इसी तरह ढिंढोरा पीटना है, भाई साहब कह रहे थे कश्तियों में। अच्छा, तुम जब कभी कुश्ती लड़ी है? हाँ, तुम कुश्ती लड़े। मैं हूँगा गामा और तुम बद्दू पहलवान। लो आओ, ठहरो, जब मैं 3 कहूँ। और इसके बाद उन्होंने मध्यम आवाज़ में, अरे यार, तुम दोस्ती मुझे बहुत महंगी पड़ी है। मेरा ख्याल है आप हंसी न रोक सकी, इसलिए वो उठकर बुर्जी खाने में चली गई।
मेरा तो हंसी के मारे दम निकला जा रहा था और अम्मा ने अपने मुंह में दुपट्टा ठोंस लिया था ताकि आवाज़ ना निकले। मैं और आपा दोनों अपने कमरे में बैठे थे कि भाई साहब आके कहने लगे, क्या पढ़ रही हो? इनके मुंह से जहनिया सुनकर बड़ी खुशी हुई। हालांकि मुझे अपने आप से बेहद नफरत थी। नूरजहां जैसा पुराना नाम बोलते ही मुंह में बासी रोटी का मज़ा आने लगता है। मैं तो नूरजहां सुनकर यूँ महसूस करती थी जैसे किसी तारीख की किताब के बसूदा वर्क से कोई बूढ़ी अम्मा सोंटा टेकती हुई आ रही हो। मगर भाई साहब का नाम बिगाड़ कर इसे सवार देने में कमाल हासिल था। इनके मुंह से जहनियाँ सुनकर मुझे अपने नाम से कोई शिकायत ना रहती और मैं महसूस करती गोया मैं ईरान की कोई शहज़ादी हूँ और वो सज्जादा से सजदे कहा करते थे। मगर वो तो बात थी जब बाबा छोटी थी। अब तो भाईजान इसे सजदे ना कहते थे बल्कि इसका पूरा नाम तक लेने से घबराते थे। खैर, मैंने जवाब दिया, स्कूल का काम कर रही हो? पूछने लगे, तुमने कोई बर्नार्ड शॉ की किताब पढ़ी है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने मेरे और आपा के दरमियान दीवार पर लटकी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी आपा तो हार्ट ब्रेक हाउस पढ़ी होगी। वो कनखियों से आपा की तरफ देख रहे थे। आपा ने आंखें उठाए बगैर ही सर हिला दिया और मध्यम आवाज में कहा, नहीं, और स्वेटर बुनने में लगी रही। भाईजान बोले, क्या बताऊँ जहनिया कि वो क्या चीज़ है? नशा है, नशा, खालिस जहर। तुम इसे ज़रूर पढ़ो, बिल्कुल आसान है, यानी इम्तिहान के बाद ज़रूर पढ़ना। मेरे पास पढ़ी है। मैंने कहा ज़रूर पढ़ूंगी। फिर पूछने लगे, मैं कहता हूँ तुम्हारी आपा ने मैट्रिक के बाद पढ़ना क्यों छोड़ दिया? मैंने चिढ़कर कहा, मुझे क्या मालूम, आप खुद ही पूछ लीजिए। हालांकि मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि आपा ने कॉलेज जाने से क्यों इनकार किया था। कहती थी, मेरा तो कॉलेज जाने को जी नहीं चाहता। वह लड़कियों देखकर ऐसे मालूम होता है गोया कोई नुमाइश गाह हो। दरसगाह तो मालूम ही नहीं होती, जैसे मुताला के बहाने मेला लगा हो। मुझे आपा की ये बातें बहुत बुरी लगती थी। मैं जानती थी कि वो घर में बैठ रहने के लिए कॉलेज जाना नहीं चाहती। बड़ी आई नुक्ताचीनी करने वाली। इसके अलावा जब कभी भाईजान आपा की तरफ बात करते तो वो खामखा चिढ़ जाती। आपा तो बात का जवाब तक नहीं देती और यह आपा आपा कर रहे हैं। फिर आपा की बात मुझसे पूछने का मतलब, क्या मैं कोई टेलीफोन हूँ? खुद आपा से पूछ लेते। और आपा बैठी गुमसुम सी भीगी बिल्ली। शाम को अब्बा खाने पर बैठे, वो चिल्ला उठे, आज फिरनी में इतनी शक्कर क्यों है? इससे शक्कर से होंठ चिपके जा रहे हैं। सज्जादा बेटी, क्या खंड इतनी सस्ती हो गई है? एक लुकमा निगलना मुश्किल है। आपा की भीगी भीगी आंखें झूम रही थी। हालांकि जब कभी अब्बा खफा होते तो आपा का रंग जर्द पड़ जाता, मगर इस वक्त उनके गाल तमतमा रहे थे। कहने लगी, शायद ज़्यादा बढ़ गई है। ये कहकर वो तो बुर्च खाने में चली गई और मैं दांत पीस रही थी। शायद क्या, खूब शायद। इधर अब्बा बदस्तूर बुड़बुड़ा रहे थे, 4-5 दिन से देख रहा हूँ कि फिरनी में शक्कर जो है वो बढ़ती जा रही है। सहन में अम्मा दौड़ी दौड़ी आई और आते ही अब्बा पर बरस पड़ी, जैसे इनकी आदत है। आप तो ना हक बिगड़ते हैं। आपका हल्का सा मीठा पसंद करते हैं तो क्या बाकी लोग भी कम खाएं? अल्लाह रखे घर में जवान लड़का है, इसका तो ख्याल करना चाहिए। अब्बा को जान छुड़ानी मुश्किल होगी। कहने लगे, अरे ये बात है, मुझे बता दिया होता। मैं कहता हूँ सज्जदा की वहाँ। और वो दोनों खुसर पुसर करने लगे। साहरा के घर जाने को तैयार थी तो मैं बड़ी हैरान हुई। आपा इससे मिलना तो क्या, बात करना पसंद नहीं करती थी, बल्कि इसके नाम पे ही नाक मुँह चढ़ा लिया करती थी। मैंने ख्याल किया कि ज़रूर कोई इसमें राज है। कभी कभार सहरा दीवार के साथ चारपाई खड़ी करके इस पर चढ़कर हमारी तरफ झांकती और किसी न किसी बहाने सिलसिला गुफ्तगू को दराज करने की कोशिश करती। आपा बड़ी बेदिली से एक दो बातों में इसे टाल देती। आप बोल उठती, अभी तो इतना काम पड़ा है और मैं जहाँ खड़ी हूँ, ये कहकर वो बच्चे खाने में जा बैठती। खैर, इस वक्त तो चुपचाप बैठी रही, मगर जब पापा लौट चुकी तो कुछ देर के बाद चुपके से मैंने सहरा के घर पहुँचते ही बातों बातों में जिक्र छेड़ दिया। आज आपा आई हैं। सहरा ने नाखून पर पॉलिश लगाते हुए कहा, हाँ, कोई किताब मंगवाने को कह गई हैं। न जाने क्या नाम है इसका, हार्ट ब्रेक हाउस। आपा इस किताब को मुझसे छिपाकर दराज में रखती थी। मुझे मालूम ना था रात को वो बार बार कभी मेरी तरफ कभी घड़ी की तरफ देखती रहती हूँ। इसे यूँ मुस्तरिब देखकर मैं एक दो अंगड़ियाँ लेती और फिर किताब बंद करके रजाई में यूँ पड़ जाती जैसे मुद्दत से गहरी नींद में डूब चुकी हो। जब इसे यकीन हो जाता कि मैं सो चुकी हूँ तो वो दराज खोलकर किताब निकाल लेती और इसे पढ़ना शुरू कर देती। आखिर एक दिन मुझसे रहा ना गया। मैंने रजाई से मुंह निकाल कर पूछा, आप ये हार्ट ब्रेक हाउस का मतलब क्या है? दिल तोड़ने वाला घर, इसके क्या मानी हुए? आपा पहले तो ठटक गई, फिर संभल कर उठ गई और बैठ गई। इसके बाद इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने इसकी खामोशी से जलकर कहा, इस लिहाज से तो हमारा घर वाकई हार्ट ब्रेक हाउस है। कहने लगी, मैं क्या जानूँ? मैंने इसे जलाने कहा, हाँ, हमारी आपा भला क्या जाने। मेरा ख्याल है ये बात ज़रूर इसे बुरी लगी होगी, क्योंकि इसने किताब रख दी और बत्ती बुझाकर सो गई। एक दिन यूं ही फिरते फिरते मैं भाईजान के कमरे में जा निकली। पहले तो भाईजान इधर उधर की बातें करते रहे, फिर पूछने लगे, जहानिया, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी आपा को फ्रूट सलाद बनाना आता है? मैंने कहा, मैं क्या जानूँ, जाकर आपा से पूछ लें। हंसकर कहने लगे,
आज क्या किसी से लड़कर आई हो? क्यों मैं लड़ाका हूँ? नहीं तो लड़की, शायद किसी दिन लड़ाका हो जाओ। इस पर मेरी हंसी निकल गई और कहने लगे, देखो जानिया, मुझे लड़ना बेहद पसंद है। मैं तो ऐसी लड़की से ब्याह करूँगा जो बाकायदा सुबह शाम तक लड़ सके, ज़रा ना उकताए। जाने क्यों मैं शर्मा गई और बात बदलने खातिर पूछा, फ्रूट सलाद क्या होता है भाईजान? पूछे, वो कुछ होता है सफ़ेद लाल लाल काला नीला नीला सा। इसके बाद सुनकर सब हंसे, फिर कहने लगे, मुझे बेहद पसंद है। मैं तो जानिया हम फिर नहीं खाकर उकता गए हैं। मेरा ख्याल है जी आपा ने ज़रूर सुन ली होगी, क्योंकि इस शाम वो बच्चे खाने में बैठी निमत खाना पड़ रही थी। इस दिन के बाद रोज़ बिला नगा खाना पकाने से फारग होकर फ्रूट सलाद बनाने की मशक किया करती, और हम में से कोई इसके पास चला जाता तो झट फ्रूट सलाद की कश्ती छुपा देती। एक रोज़ आपा को छेड़ने खातर मैंने बद्दू से कहा, बद्दू पूछो तो वो कश्ती जो आपा के पीछे पड़ी इसमें क्या है? बद्दू हाथ धोकर आया, आपा के पीछे पड़ गया। हत्ता कि आपा को वो कश्ती बद्दू को देनी ही पड़ी। फिर मैंने बद्दू को और भी चमका दिया। मैंने कहा, बद्दू जाओ भाईजान से पूछो इस खाने का क्या नाम है। बद्दू भाईजान के कमरे के तरफ जाने लगा तो आपा ने उठकर वो कश्ती से छीन ली और मेरी तरफ घूर कर कहा, इस रोज़ पहली मरतबा आपा ने मुझे यूँ घूरा था। इस रात आपा शाम ही से लेट गई। मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वो रज़ाई में पड़ी रो रही हैं। इस वक्त मुझे अपनी बात पर बहुत अफसोस हुआ। मेरा जी चाहता था कि उठकर आपा के पाँव पड़ जाऊं और उससे खूब प्यार करूं, मगर मैं वैसे ही चुपचाप बैठी रही और किताब का एक लफ्ज़ ना पढ़ सकी। इन्हीं दिनों मेरी खालाजाद बहन साइदा, जिसे हम बाजी सज्जो कहा करते थे, मैट्रिक का इम्तिहान देने हमारे घर आ ठहरी। सज्जो बाजी के आने पर हमारे घर में रौनक हो गई। हमारा घर भी कहकों से गूंज उठा। साहरा और सरैया चारपाइयों पर खड़ी होकर बाजी से बातें करती रहती। बद्दू छाजो बाजी चीखता फिरता और कहता, हम तो छाजी बुजो से ब्याह करेंगे। बाजी कहती, शक्ल तो देखो अपनी, पहले मुंह धो के आओ। फिर वो भाई साहब की तरफ यूं गर्दन मोड़ के काली काली आंखों से उसके गोशे मुस्कुराने लगते। बाजी के मुंह से भाईजान कुछ ऐसा भला सुनाई देता, खुश से फूली न समाती। इसके बरक्स जब कभी आपा भाई साहब कहती तो कैसा भद्दा मालूम होता, गोया वाकई ने भाई कह रही हो। फिर साहब जैसे हलक में कुछ फंसा हुआ, मगर बाजी साहब की जगह जान कहकर इस सादे से लफ्ज़ में जान डाल देती। जान की गूंज भाई दब जाता और ये महसूस ही ना होता कि वो इन्हें भाई कह रही हैं। इसके अलावा भाई जान कहकर वो अपनी काली काली चमकदार आंखों से देखती और आंखों ही आंखों में मुस्कुराती। बाजी के आना पर आपा का बैठ रहना बिल्कुल बैठ रहना ही रह गया। बद्दू ने भाईजान से खेलना छोड़ दिया। वो बाजी के गिर्द तवाफ करता रहता और बाजी भाईजान से कभी शतरंज कभी कैरम खेलती। पूछी, भाईजान एक बोर्ड लगेगा? या भाईजान इसकी मौजूदगी में बद्दू से कहते, क्यों मियाँ बद्दू, कोई है जो हमसे शतरंज में पिटना चाहता हो? बाजी बोल उठती, आपा से पूछिए। भाईजान कहते, और तुम? बाजी झूठ मूठ की सोच में पड़ जाती, चेहरे पर संजीदगी पैदा कर लेती। भाईजान खिलखिला कर हंस पड़ते। और रात को भाईजान बोर्ची खाने में खाना खाना बैठ गए। आपा चुपचाप चूल्हे के सामने बैठी थी। बद्दू जो छाजो बाजी कहता बाजी के दुपट्टे का पल्लू पकड़े आसपास घूम रहा था। भाईजान तो सिर्फ 6.5 फुलके खाते हैं, इसके अलावा फिरनी की प्लेट मिल जाए तो कतई मजायका नहीं। करें भी तो क्या, खाए न तो क्या, मुमानी नाराज़ हो जाती, इन्हें जो खुश रखना है। भाईजान हम सब इस बात पर खूब हंसे। फिर बाजी इधर उधर टहलने लगी और आपा के पीछे जाकर खड़ी हो गई। आपा के पीछे फ्रूट सलाद की कश्ती पड़ी थी। बाजी ने ढकना सिरकार का देखा और कश्ती को उठा लिया। बेशतर इसके कि आपा कुछ कह सके, बाजी वो कश्ती भाईजान की तरफ ले आई। लीजिए भाईजान, इसने आंखों में हंसते हुए, आप भी क्या कहेंगे? सजो बाजी ने कभी कुछ खिलाया ही नहीं। भाईजान ने 2-3 चमचे मुंह में ठोस कर, खुदा की कसम बहुत अच्छा बना है। किसने बनाया? सजो बाजी ने आपा की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, साजो बाजी ने। और किसने? भाईजान ने इनके लिए। बद्दू ने आपा के मुंह की तरफ गौर से देखा। आपका मुंह लाल हो रहा था। बद्दू चिल्ला उठा, मैं बताऊं भाईजान? आपा ने बद्दू के मुंह पर हाथ रख दिया और उस गोद में उठाकर बाहर चली गई। बाजी के कहकों से कमरा गूंज उठा और बद्दू की बात आई गई होगी। भाईजान ने बाजी की तरफ देखा और फिर जाने ने क्या हुआ, मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें बाजी के चेहरे पर गड़ गईं। जाने क्यों मैंने महसूस किया जैसे कोई ज़बरदस्ती कमरे में घसीट रहा हो। मैं बाहर चली आई। बाहर आपा खड़ी हुई थी। अंदर भाई साहब ने मध्यम आवाज़ में कुछ कहा। अपने कान से दुपट्टा सरका दिया। फिर बाजी की आवाज़, छोड़िए छोड़िए, और फिर खामोशी छा गई। अगले दिन हम सेहन में बैठे थे। इस वक्त भाईजान अपने कमरे में पढ़ रहे थे। बद्दू भी कहीं इधर उधर खेल रहा था। बाजी हंस मामूल भाईजान के कमरे में चली, कहने लगी, आज एक दंदनाता हुआ बोर्ड करके दिखाऊं, क्या राय है आपकी? भाईजान बोले, वाह, यहाँ से किक लगाऊंगा तो जाने कहाँ जा पड़ो। गालबन उन्होंने बाजी की तरफ जोर से पैर चलाया। वो बनावटी गुस्से से बोली, वाह, आपके पैर तो हमेशा ही छेड़ते रहते हैं। भाईजान फौरन बोल उठे, तो क्या हाथ से? चुप खामोश, बाजी चीखती,
इसके भागने की आवाज़ आई। 1 मिनट तक वो पकड़ दकड़ सुनाई दी, फिर खामोशी छा गई। इतने में कहीं से बद्दू भागता हुआ आया। कहने लगा, आपा अंदर भाईजान से कुश्ती लड़ रहे हैं, चलो दिखाऊं तुम्हें। वो आपा का बस पकड़ कर घसीटने लगा। आपा का रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। वो बुत बनी खड़ी थी। बद्दू ने आपा को छोड़ दिया और कहने लगा, अम्मा कहाँ है? और वो माँ के पास जाने के लिए दौड़ा। आपा ने लपक कर इसे गोद में उठा लिया। तो मैं मिठाई दूँ? बद्दू ने बसोरते हुए कहा। आपा बोली, आओ देखो तो कैसी अच्छी मिठाई है मेरे पास, और इसे बोर्ची खाने में ले गई। इस शाम मैंने अपनी किताबों की अलमारी खोली तो मैंने आपा की हार्ट पर एक हाउस पड़ी देखी। शायद आपा ने उसे वहीं रख दिया हो। मैं हैरान हुई और कहा, मगर आपा बोर्ची खाने में चुपचाप बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके पीछे फ्रूट सलाद की कश्ती खाली पड़ी थी। अलबत्ता आपा के होंठ पिंचे हुए थे। भाई तसद्दक और बाजी की शादी के 2 साल बाद ही हमें पहली बार इनके घर जाने का इत्तेफाक हुआ। अब बाजी वो बाजी ना थी, इनके वो कह के ना थे। इनका जागर रंग जरद था और माथे पर शिकन चढ़ी थी। भाई साहब भी चुपचाप बैठे हुए थे। एक शाम अम्मा के अलावा हम सब बोर्ची खाने में बैठे थे। भाई कहने लगे, बद्दू साजो बाजी से ब्याह करोगे? बद्दू ने कहा, हम ब्याह करेंगे ही नहीं। मैंने पूछा, भाईजान याद है जब बद्दू कहा करता था तो हम तो छाजोबाजी से ब्याह करेंगे? अम्मा ने पूछा, आपा से क्यों नहीं? तो कहने लगे, बताओ आपा कैसी है? फिर चूल्हे में जले हुए उपले की तरफ इशारा करके कहने लगा, ऐसी। और छाजोबाजी? मैंने बद्दू की तरह बिजली के रोशन बल्ब की तरफ उंगली से इशारा किया। ऐसी। ऐन इस वक्त बिजली बुझ गई और कमरे में अंगारों की रोशनी के सिवा अंधेरा छा गया। हाँ याद है, भाईजान ने कहा। फिर जब बाजी किसी काम के लिए बाहर चली गई तो भाई कहने लगे, न जाने अब बिजली को क्या हो गया है, जलती बुझती रहती है। आपा चुपचाप बैठी चूल्हे में राख से दबी चिंगारियों को खरीद रही थी। भाईजान ने गमगीन सी आवाज़ में कहा, उफ कितनी सर्दी है। फिर उठकर बाहर आपा के पास करीब चूल्हे के सामने जा बैठे और इन सुलगते हुए उपलों से आग सेकने लगे। बोले, मोमानी सच कहती हैं कि इन झुलसे हुए उपलों से आग दबी होती है, ऊपर से नहीं दिखाई देती। क्यों सजदे? आपा परे सिरकने लगी तो छन से आवाज़ आई, जैसे किसी दबी हुई चिंगारी पर पानी की बूंद पड़ी हो। भाईजान मिन्नत भरी आवाज़ में कहने लगे, अब इस चिंगारी को तो ना बुझाओ सजदे, देखो तो कितनी ठंड है।